बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, डीजी आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अब ऐसा लगता है कि ये एक नहीं बल्कि आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें इसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के गिर्द घूमेंगी। और ऐसा दिखाई देता है कि बहुत सारे वीलॉग्स, बहुत सारे तबसरे, बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी सियासत अब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इर्द गिर्द होगी। आज पहला दिन है, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिले हुए और मज़ीद 5 साल इनको मिल गए, आर्मी चीफ को भी और जो एयर चीफ हैं उन्हें भी, और बहुत सारे इख्तियारात भी मिल गए, बहुत सारी ताकत भी मिल गई। कल उन्होंने ये कहा था, जब ये नोटिफिकेशन वाला मामला हुआ तो उन्होंने कहा था कि ऊंची उड़ान यहां से पाकिस्तान उड़ेगा। तो आज हमने ऊंची उड़ान का पहला मुजाहरा देखा। एक तो कौमी एयरलाइन को 23 दिसंबर को नीलाम किया जाएगा पीआईए को, चले वो तो एक अलग बात है, लेकिन डीजी आईएसपीआर ने आज दिखाया कि ये उड़ान किस लेवल की होगी और मामला किस तरफ जाएगा। अब दिखाई दे रहा है कि जैसे इदारे के पॉलिसी साजों ने ये फैसला कर लिया है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मुकम्मल तौर पे दबा दिया जाएगा या कुचल दिया जाएगा। ये एक नए दौर का आगाज है और इसका आगाज बड़े जारहाना अंदाज में किया गया है। डीजी आईएसपीआर ने क्या कहा, ये बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें क्या बता रही है। नंबर एक तो ये है कि सियासतदानों में इमरान खान का मुकाबला करने की सकत बाकी नहीं रही। यानी ये एक ऐलान है कि जो सियासी जमातें हैं जिन्हें इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने संभाला हुआ है, ये सियासी जमातें इस वक्त इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती, पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकती। लिहाजा डीजी आईएसपीआर वो सारा कुछ जो बाकी लोग नहीं कह पाए वो कहने के लिए खुद मैदान में आ गए। नंबर दो, ये इस बात का भी सबूत है कि इमरान खान ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए सबसे बड़ा मसला है, या पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए सबसे बड़ा मसला इमरान खान ही है। और ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सारा माहौल इमरान खान के गिर्द ही घूम रहा है। नंबर 3, ये फौज की सियासत में मुदाखलत का अब तक का सबसे बड़ा सबूत है। इससे पहले एक आधा जुमला करके निकल जाते थे, 2-4 जुमले बोलकर निकल जाते थे, खामोशी से बातचीत करते थे, इशारे में कोई चीज इधर उधर कर देते थे। लेकिन इस मरतबा डीजी आईएसपीआर ने बहुत खुलकर फौज की सियासत में मुदाखलत का सबूत दिया है। ये उन्होंने अपने हलफ से खिलाफ वर्जी की है, हलफ से गद्दारी की है, क्योंकि हलफ उन्हें ये इजाजत नहीं देता। जिस तरह की आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका हलफ इसकी इजाजत नहीं देता। नंबर 4, ये एक्सटेंशन की जो बुनियाद बनी थी ना, मैं आपको काफी दिनों से खबर दे रहा था और बार बार आपको मैं कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान से छुटकारा चाहते हैं और इसी बुनियाद पे वो जो मांगा जाएगा वो दे देंगे और एक्चुअली डील इस चीज पे होनी है। तो वो भी साबित हो गया कि जैसे ही एक्सटेंशन मिली, जो पहला हमला किया गया इदारे की जो क़यादत है उसकी जानिब से, वो इमरान खान पे किया गया। तो इमरान खान से छुटकारे वाला मामला जो है वही सामने आ रहा है और इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के आसाब पे काफी गहरी चोट लगाई है, बहुत गहरी चोट लगाई है, बड़ी तकलीफ पहुंचाई है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान ने, यह भी साबित होता है। फिर आसिम मुनीर साहब का जो है नया टन्योर शुरू हुआ है, यह मुकम्मल सियासी अज़ाइम के साथ शुरू हुआ है, यह भी दिखाई दे रहा है। वरना इस किस्म के अल्फाज, ऐसे जुमले कभी भी हमने डीजी आईएसपीआर के मुंह से नहीं सुने थे। इससे पहले कभी ऐसा अंदाज इख्तियार नहीं किया गया। तो अब ये क्यों किया गया, ये सवाल बहुत सारे सहाफ़ी पूछ रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, हैरान हो रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये क्यों किया गया और इसकी ज़रूरत क्या थी। इस वक्त इमरान खान के लिए नए चैलेंजेस होंगे, उनकी जमात के लिए नए चैलेंजेस होंगे और डीजी आईएसपीआर के लिए एक मेरा छोटा सा जुमला, बल्कि ये बड़ा एक ज़बरदस्त पंजाबी शेर है और उसका मतलब ये है, सादा सादा मैं शेर सुनाया तो आपको, कि जो बोल ज़बानों निकल गया वो तीर कमानों निकल गया। आपने जो कह दिया वो कह दिया, ये अब वापस नहीं हो सकता। ये अब कैमरों ने महफूज कर लिया, रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया, इसके ऊपर तहरीरें लिखी जा चुकी, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। 2-3 सहाफ़ियों ने बड़े अच्छे सवालात किए। एक तो मंसूर अली खान साहब का बड़ा शानदार सवाल था। उन्होंने पूछा, जनाब सारे ही गद्दार हैं, सारे के सारे जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट है। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक उन्होंने फिर मिसालें दी, फातिमा जिन्ना की, नवाज शरीफ तक वो आए, उन्होंने कहा जी सारे के सारे सिक्योरिटी थ्रेट है, अब इमरान खान भी है। तो ये तो आपकी पॉलिसी बदलती रहती है, तो क्या आइंदा भी बदल जाएगी? अच्छा सवाल था बहुत मंसूर अली खान साहब का। अफसा कोमल साहिबा ने बड़ा अच्छा सवाल किया और ये भी इससे मिलता जुलता उनका एक क्वेश्चन था कि जनाब ये तो बहुत पुराना एक बयानिया जो हर दफा बनाया जाता है। तो इसके जवाब में अजमल जामी साहब का सवाल भी अच्छा था। अच्छा, इसके जो जवाब था ना उसमें डीजी आईएसपीआर ने बड़ी अजीब बात की।
उन्होंने कहा जी इससे पहले हमने कभी किसी को इस तरीके से टारगेट किया है या इस तरीके से हमने कभी किसी का नाम लेके इस तरह किया है। तो चले मैं आगे जाके बताता हूँ एक्चुअली डीजी आईएसपीआर ने कहा क्या और अब उसके ऊपर रद्देमल किस नौयत का आ रहा है और किस नौयत का आएगा। एक तो डीजी आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कुछ ज़्यादा लोग देख नहीं रहे थे। सोशल मीडिया के ऊपर ये सिर्फ अब जो फैलाई जा रही है क्लिप काट काट के वही वायरल हो रहे हैं। ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव बहुत कम लोगों ने देखा। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1,00,000-1,50,000 आदमी तो देख रहा होना चाहिए ना। इमरान खान साहब जब बोलते थे तो ऐसे ही लाखों लोग देखते थे, लेकिन यहाँ पे बहुत थोड़े चंद हजार मिला ले सारे के सारे मिला के तो बहुत थोड़े लोग थे। अच्छा, डीजीआईएसपीआर ने एक तो सुहेल आफरीदी के बारे में कहा कि कुत्ता भौंक रहा होता है तो उसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। ये बहुत ही लो लेवल है और यूनिफॉर्म पहन के उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी, और अगर ऐसी बातें करनी थी तो यूनिफॉर्म के बगैर आना चाहिए था। ये बड़ी नामुनासिब बात है। ऐसी जुबान तो कभी सियासतदानों ने भी इस्तेमाल नहीं की, लेकिन डीजीआईएसपीआर की इस तरह की जुबान इस्तेमाल करने के बाद ये तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि सियासत के मैदान में आग लग जाएगी। क्योंकि अब वो पॉलिटिकल पार्टीज जो फौज की ताकत के ऊपर इन्हिसार करते हैं अपनी सियासत के लिए, वो इससे भी 2 कदम आगे जाने की कोशिश करेंगे। अब आपको ज्यादा गाली नजर आएगी, ज्यादा बदतमीजी और ज्यादा नफरत नजर आएगी, जो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्टार्ट हो गया मामला। उन्होंने कुत्ता कह दिया एक वजीर आला को। फिर उन्होंने इमरान खान के बारे में कहा कि ये शेख मुजीबुर रहमान जो इस मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार है उससे बहुत मुतासिर है। ये बार बार उसकी मिसालें देता है। ये इमरान खान के बारे में डीजीआईएसपीआर ने कहा। तो इसमें जनाब इमरान खान साहब शेख मुजीब की नहीं याया खान की बात करते हैं। देखें, याया खान के कारनामों से उसकी रंगीनियों से किताबें भरी पड़ी हैं। डीजीआईएसपीआर साहब अगर उन किताबों को पढ़ें तो उन्हें पता चलेगा याया खान ने हमूदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट निकाल कर पढ़ लें, वो तो हुकूमत पाकिस्तान की है जिसे बड़ा लंबा अरसा पब्लिक नहीं होने दिया गया। तो वो रिपोर्ट भी ये बताती है कि शेख मुजीब से बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का याया खान था, जिसकी रंगीनियों की वजह से और जिसकी हरकतों की वजह से और घटिया सियासी हिकमत अमली की वजह से जो जुल्फिकार दी भुट्टो के साथ मिलकर उसने गेम डाली, इन वजूहात की बिना पर पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। शेख मुजीब भी उसका एक मुजरिम है, याया खान भी उसका एक मुजरिम है और भुट्टो भी इसका एक मुजरिम है। और शेख मुजीब से बड़ा मुजरिम याया खान है, ये आप उठाकर देख ले। पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ, अब उसके हकायक के ऊपर बात ना की जाए। जब बात की जाएगी तो सबसे बड़ा मुजरिम याया खान निकलता है, जिसने जानबूझकर अपने फायदे और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान को 2 टुकड़े होने दिया, और उसकी हरकतों की वजह से उसकी रंगीनियों की वजह से ये सब कुछ हुआ और इसके ऊपर किताबें भरी पड़ी हैं। अब इमरान खान साहब जब हमूदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट की बात करते हैं, याया खान की बात करते हैं, मुजीबुर रहमान की बात करते हैं, तो इसको ऐसे लिबादा देकर ये कहना कि जी वो सिर्फ शेख मुजीब से मुतासिर है, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान ने कभी पाकिस्तान टूटने की बात नहीं की, पाकिस्तान को तोड़ने की बात नहीं की। उसने हमेशा ये सवाल उठाया कि पाकिस्तान को क्यों तोड़ा गया और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। फिर डीजीआईएसपीआर ने कहा कि इस शख्स का बयानिया दिल्ली से आ रहा है, ये एक और इल्ज़ाम है। पहले ये कहा गया कि इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है वो इंडिया से चलता है, फिर ये बहुत सारे और लोगों पे इल्ज़ाम लगाए गए। तो पाकिस्तान में ना बड़ा आसान होता है कि जब भी कभी कोई आपके मफाद के खिलाफ जाए तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फौरी तौर पे उसे इंडिया के साथ जोड़ देते हैं। पहले इसराइल के साथ जोड़ देते थे, आजकल इसराइल के साथ अच्छी यारी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, तो अब इंडिया के साथ जोड़ देते हैं और वो ये कहते हैं जी इंडिया के साथ ये शामिल है। बल्कि मैं हैरान हुआ, उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा जी कि भारत के साथ जंग में अगर ये शख्स होता तो ये कशकोल लेकर मुज़ाकरात के लिए चल पड़ता। ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि ये हकायक सारी दुनिया को पता है और पीएमएलएन के लोग ये बता चुके हैं। इसमें जो इस वक्त स्पीकर है अयाज सादिक साहब, उन्होंने बताया था कि जनरल बाजवा की टांगें कांप रही थी और माथे पे पसीना था और बहुत परेशान थे। और ये हकायक कई मरतबा रिपोर्ट हो चुके हैं कि जनरल बाजवा इंडिया को जवाब उस तरीके से नहीं देना चाहते थे। ये इमरान खान साहब ने और एयरफोर्स ने इस बात का फैसला किया और बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर जो है वो बड़ा सख्त अहकामात जारी किए कि हम इंडिया को जवाब देंगे। और फिर इंडिया को जवाब दिया। इंडिया के तैयारे उस वक्त भी गिरे थे और पहली मरतबा इसका आगाज इस दौर में, जदीद दौर में, इमरान खान साहब के दौर में हुआ था। तो इमरान खान साहब तो नहीं गए कशकोल लेकर इंडिया से मुज़ाकरात के लिए, बल्कि इस मरतबा जब जंग हो रही थी तो हम बार बार कई दिनों तक ये मिन्नतें करते रहे कि इस जंग को उठाइए और उठा के भारत में ले जाइए। हम बार बार ये कहते रहे कि जनाब, और मैं ये कहता रहा कि जनाब ये जंग पाकिस्तान की सरजमीन पे लड़ी जा रही है, इसको उठाएं और इंडिया की सरजमीन पे ले जाएं। जब आप ये करेंगे तो उन्हें जंग की गर्मी का एहसास होगा और फिर वो जंग से पीछे हटेंगे, अदरवाइज ये जंग नहीं रुकेगी। तो जब पाकिस्तान ने ये किया तो उसका नतीजा आपके सामने है।
अब जो लोग उस वक्त एक ट्वीट नहीं किया, जो लोग उस वक्त एक स्टेटमेंट नहीं दिया, जो लोग छुप कर बैठे हुए थे तहखानों के अंदर, वो लोग सारे पहलवान बन गए। और जेल में बैठा हुआ इमरान खान, जिसने इंडिया पाकिस्तान की हालिया जंग के मौके पर भी पाकिस्तान के साथ पूरी ताकत से खड़े होने का कहा, वो इमरान खान आज गद्दार हो गया। और उसके बारे में कह रहे हैं कि अगर भारत के साथ जंग में ये होता तो कश्कोल लेकर मुज़ाकरात के लिए चल पड़ता। भी क्यों चल पड़ता? पिछली जंग में याद नहीं है इसने क्या किया था और आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने क्या किया था। फिर कहते हैं अफगानिस्तान से रियासत की पॉलिसी दुरुस्त नहीं है, ये इमरान खान क्यों कहता है? ये भी उन्होंने एतराज उठाया। भाई इमरान खान एक साबिक वजीर आजम है, वो लीडर है, उसे लगता है कि पॉलिसी किसी और तरह होनी चाहिए, तो ये उसका जमहूरी हक है। अगर वो ये कहता है कि मुज़ाकरात करो और दहशतगर्दी को खत्म करने का पुराना फार्मूला छोड़कर तरीके से दहशतगर्दी के खिलाफ सबको इकट्ठा करके लड़ो, तो ये कौन सी इमरान खान गलत बात करता है? फिर एक और बात DGISPR ने कही, और ये शायद बदले के तौर पे कही, क्योंकि इमरान खान साहब आसिम मुनीर को ज़हनी मरीज कहते हैं, तो DGISPR ने कहा कि ये शख्स ज़हनी मरीज है, पाकिस्तान की जड़ों के खिलाफ काम कर रहा है। देखिए पाकिस्तान की जड़ें किस चीज़ में है? किसी एक इदारे में तो नहीं है, किसी एक शख्सियत के अंदर भी नहीं है। ना अकेला इमरान खान पाकिस्तान हो सकता है, ना अकेला DGISPR पाकिस्तान हो सकता है। पाकिस्तान है कौन? पाकिस्तान 25-26 करोड़ लोगों का मुल्क है। इस मुल्क को चलाने के लिए वो तरीकाकार होना चाहिए जो पूरी दुनिया के ममालिक को चलाने के लिए है, यानी रूल ऑफ लॉ, मैंडेट का एहतराम, आज़ादी इज़हार राय, आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया, इंसानी हकूक़ की पाबंदियाँ बंद की जाए, तो पाकिस्तान बड़ा शानदार चलेगा। जब ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ों के अंदर जब खराबी पैदा की जाती है, तो ये है पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करना। ये जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम है, इस किस्म की तरमीमें जो शख्सियत को बुनियाद बनाकर की जाती हैं, ये किसी मुल्क की जड़ों को खोखला करती हैं, और तो कोई चीज़ मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रही। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए DGISPR ने। उन्होंने कहा कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के मुकद्दर में लिख दिया गया है कि उन पर मुसल्लत एक टोला अवाम के मुकद्दर से खेलता रहेगा? DGISPR साहब, ये वाहिद सूबा है जहाँ पे अवाम के मैंडेट से हुकूमत बनी है। पंजाब में मैंडेट चोरी करके मरीम नवाज को वज़ीर आला बनाया गया जाली फार्म 47 पे। ये तो आपके अपने लोग मानते हैं, आप लोग खुद तस्लीम करते हैं। जितने लोग सियासत में आपके करीब हैं वो भी तस्लीम करते हैं कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में एक अवामी हुकूमत बनी है, बाकी तमाम जगहों पे अवामी हुकूमत नहीं बनाई गई, बल्कि ज़ोर ज़बरदस्ती, धौंस और धांधली से हुकूमत बनाई गई। अवाम ने अगर किसी हुकूमत को मुसल्लत किया अपने ऊपर, तो वो मुसल्लत करदा टोला तो ना हुआ। मुसल्लत करदा टोला तो वो होता है जिसे इलेक्शन हारने के बावजूद जो 17 सीटें जीते हुए हों और उन्हें लाकर वज़ीर आज़म बना दिया जाए, ये है मुसल्लत करना। बार बार पाकिस्तान पर हुक्मरान मुसल्लत किए गए, बार बार पाकिस्तान पर डिक्टेटर्स मुसल्लत किए गए, और आज तक वो सिलसिला जारी है। अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए मुल्क का नुकसान किया गया बार बार, और शक्लें ला ला कर मुसल्लत की गई जिन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की तारीख को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के कल्चर को, हर चीज़ को नुकसान पहुँचाया, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाया। अच्छा जी, इसमें एक और सवाल उठाया DGISPR ने कि तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है? तो मेरी एक ख्वाहिश है DGISPR साहब, जिस दिन आप रिटायर होना तो आप एक काउंसलर का इलेक्शन लड़के देखिएगा, आपको पता चलेगा। ये क्या सवाल है? पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर से आप पूछ रहे हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है? पाकिस्तान के 90% लोग उसको पसंद करते हैं, अवाम में उसकी सबसे ज़्यादा मकबूलियत है, लोग उसको वोट डालते हैं, वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है। फिर आप उसे पूछ रहे हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है? ये तो बहुत रऊनत है, इसमें बहुत ज़्यादा तकब्बुर है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तकब्बुर पसंद नहीं है। आज आपने इस तरह के जुमले बोलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून को चैलेंज किया है, आपने रब को चैलेंज किया है। अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त देता है, लोगों के दिलों में किसी की इज़्ज़त डालता है। आज इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। आप कैसे उनसे पूछ सकते हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है? ये तो रब का दिया हुआ है, और ये रऊनत है, ये तकब्बुर है, ये नहीं होना चाहिए था। आप एक इलेक्शन लड़ें, आपको पता चल जाएगा कि आपकी हैसियत इमरान खान के मुकाबले में क्या है। एक सरकारी मुलाजिम कैसे एक लीडर से इस तरह से बात कर सकता है, ऐसे मुखातिब कर सकता है, ऐसे बात कर सकता है। और एक उन्होंने बात बड़ी क्लियर की कि फ़ौज ने कभी भी किसी शख्स के बारे में इतना वादे बयानिया नहीं रखा, ये उन्होंने खुद कहा। इसकी सियासत ख़त्म हो चुकी है, इसका बयानिया नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचा रहा है। देखिए, इससे पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो हुआ हम सब जानते हैं। फातिमा जिन्ना जो है वो नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट थी, और उनकी बहुत बेइज्जती की गई, उन्हें बहुत जलील किया गया। उस वक्त एक डिक्टेटर था, उसने बड़े तकब्बुर के साथ जो कुछ किया वो हम जानते हैं। जुल्फ़िकार दी भुट्टो के साथ क्या हुआ,
शेख मुजीब के साथ क्या हुआ, लियाकत अली खान को कत्ल करवा दिया गया, बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, बादशाह खान के साथ क्या हुआ, वही इमरान खान के साथ हो रहा है, बल्कि उससे कई दर्जे ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा इमरान खान के साथ हाथ सख्त रखा गया और ज़्यादा तकलीफ इमरान खान को पहुंचाई जा रही है। वो ये कहते हैं कि जी इससे पहले कभी फौज ने इतना सख्त बयानिया या इतना क्लियर बयानिया किसी शख्स के बारे में नहीं रखा, ओपिनियन नहीं रखी। लेकिन DGISPR साहब को थोड़ी सी अपने इदारे की तारीख पढ़नी चाहिए। वो देखें कि अयूब खान ने फातिमा जिन्ना के सामने बयानिया कैसे रखा। वो देखें कि याया खान ने पाकिस्तान दो टुकड़े हो रहा था तो अपना बयानिया जो सियासी बयानिया था वो कैसे रखा। वो देखें कि ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दीगर सियासी मुखालिफिन के खिलाफ अपना बयानिया कैसे रखा। वो देखें कि जनरल मुशर्रफ ने पीपल्स पार्टी और PMLN के खिलाफ और बाद में इमरान खान के खिलाफ भी और बाकी लोगों के खिलाफ या वकला के खिलाफ अपना बयानिया कैसे रखा। ये नफरत नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है और हमेशा इसी तरह क्लैरिटी के साथ ही इदारा आता है, हर 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, और हर मरतबा ये कहते हैं जी इससे पहले हम कभी इतने क्लियर नहीं थे। हर मरतबा का जो गद्दार होता है उसको ये कहते हैं कि अगर ये खत्म हो गया तो पाकिस्तान आगे निकल जाएगा। इस तरह इन्होंने बेशुमार गद्दार खत्म कर दिए लेकिन पाकिस्तान आगे नहीं निकला। तो अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करनी चाहिए। फिर आप कह रहे हैं जनाब कि एक शख्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन चुका है, उसकी सियासत खत्म हो चुकी है, ये शख्स अपनी ज़ात का कैदी है जो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। देखिए ये तो इमरान खान साहब की तरबियत है कि उसका वज़ीर आला 1 महीने में 2 मरतबा सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाकर उनसे मुशावरत कर रहा है। इसका मतलब है ये लोग अपनी ज़ात से बाहर देख रहे हैं। इमरान खान ने बहुत सारे मुश्किल फैसले किए अपनी सियासत में। वो एक कोलिशन गवर्नमेंट के साथ इक़्तिदार में आया था, गो कि उसको जानबूझकर उसकी सीटें कम की गई ताकि उसको बांध के इक़्तिदार दिया जाए, लेकिन फिर भी उसने 3-3.5 साल हुकूमत चलाई और उसके बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने रिजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया। DGISPR बार बार कहते रहे कि ये फौज का दुश्मन है, ये फौज के खिलाफ है। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि फौज के खिलाफ इमरान खान ने कई मरतबा कहा कि मैं फौज के खिलाफ नहीं हूं। इमरान खान ने बार बार कहा कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। ये एक मरतबा नहीं, इमरान खान ने 1000 मरतबा ये बात की है कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। इसके ऊपर बाद लोग एतराज़ भी करते हैं। इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के जो हार्ड लाइनर्स हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, वो भी इस पर एतराज़ करते हैं कि वो ये क्यों कहता है कि जी मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। इमरान खान साहब फौज को ओन करते हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं कि फौज को सियासत के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, सियासी जमातों को कुचलने के लिए, सियासी खानदानों को कुचलने के लिए, या सियासत में मुदाखलत के लिए, या बड़े बड़े मुल्क के फैसले करने के लिए फौजी क़यादत फौज को इस्तेमाल ना करे। जब जब फौजी क़यादत फौज को इस्तेमाल नहीं करती, फौज की इज्जत में इजाफा होता है। जब जब फौजी क़यादत फौज को सियासत के लिए और अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है, फौज की इज्जत में कमी होती है। ये बात इमरान खान करता है और इसको कोई आप ये कह नहीं सकते क्योंकि फौज का दुश्मन है। ये तो फौज के साथ बड़ी हमदर्दी है। ये तो फौज के साथ, यानी हमें फौज से क्या नफरत हो सकती है। मैं अपनी बात अगर करूं तो मैं तो फौज से कभी नफरत कर ही नहीं सकता। मैं क्यों नफरत करूंगा फौज से? हालांकि मुझे बहुत मारा, मुझे ये ISI ने मारा, ये फौज की है ना, तो मैं फिर भी फौज से नफरत नहीं करता, मुझे बहुत प्यार है। हाँ, लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि फौज को कोई भी जर्नैल अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करे। ये पाकिस्तान की फ़ौज है, सारा पाकिस्तान इसका मालिक है, लेकिन जब आप इस फ़ौज को चंद लोग अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके खिलाफ तनकीद होती है कि वो ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। लेकिन वो जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो इसी तरह से अपने आप को फौज के पीछे छुपा लेते हैं और वो कवर ले लेते हैं कि जनाब ये देखो फौज को गाली दी। फौज को कोई कुछ नहीं कहता, फौज के गलत इस्तेमाल के खिलाफ लोग बोलते हैं। जब ये फौज इंडिया के खिलाफ लड़ रही थी, सारे फौज के साथ खड़े थे, याद है ना आपको, सारे फौज के साथ खड़े थे। लेकिन जब ये फौज पाकिस्तान के अंदर लड़ती है सियासी जमातों के खिलाफ, तो तब इनकी मकबूलियत में कमी भी होती है और लोग तनकीद भी करते हैं। एक और बात उन्होंने की कि अपने बेटों को फौज में भर्ती करके खवारिज से लड़ने के लिए भेजो, उन्होंने दावत दी है। देखिए, जिन लोगों के बेटे फौज में नहीं है तो क्या वो सारे गद्दार हैं? वो सारे मुल्क के बागी हैं? अगर कोई अपने बेटे को इंजीनियर बनाता है तो क्या उसने गलत फैसला किया? अगर कोई अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है और वो लोगों की जान बचाता है तो क्या उसने गलत फैसला किया? वो मुल्क का वफादार नहीं है? अगर कोई अपने बेटे को बिजनेस सिखाता है, या कोई अपने बेटे को IT के शोबे के अंदर तालीम देता है, या कोई अपने बेटे को सिविल सर्वेंट बनाता है, या कोई अपने बेटे को सियासत के अंदर आने की इजाज़त देता है, या कोई शख्स अपने बेटे को टीचर बनाता है, कोई और शोबे के अंदर लेकर जाता है, कहीं पे भी लेकर जाता है, तो क्या वो पाकिस्तान का गद्दार है? वो पाकिस्तान का वफादार सिर्फ तभी होगा जब उसका बेटा बंदूक उठा के बॉर्डर पे जाएगा। इस तरह तो आप टोटल 7 लाख फौजी हैं, बाकी जो
पाकिस्तान के 25 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, उनको किस कैटेगरी में आप ले रहे हैं? क्या वो सारे गद्दार हैं? वो सारे पाकिस्तान से प्यार नहीं करते? क्या पाकिस्तान से मोहब्बत का सिर्फ एक ही तकाजा है कि आप अपने बेटे को फौज में भर्ती करें, वरना आप पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते? ये मायूब बात है, बहुत सारे पाकिस्तानियों की तौहीन है। पाकिस्तानी अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं और उतना ही प्यार करते हैं जितना कोई फौजी कर सकता है, उतना ही प्यार करते हैं। और पाकिस्तानियों ने बहुत कुर्बानियां भी दी, बहुत कुर्बानियां दी।